Good morning, dear student. I am Fulkwar, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है युद्ध की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ वार। ये कॉस्ट ऑफ वार क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हो, युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें हज़ारों की संख्या में सैनिक हैं वो शहीद होते हैं, हज़ारों नागरिकों मारे जाते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। कई बार तो युद्ध इतने ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं कि उसके जो दुष्परिणाम हैं उसको आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये युद्ध की लागत में आती हैं, चाहे हमारे नागरिक सैनिक मारे जाएं या हमारी आर्थिक रूप से हानि हो, ये सारी चीज़ें युद्ध की लागत में आती हैं। तो ये युद्ध की लागत वास्तव में होती क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। डेफिनेशन, कॉस्ट ऑफ वार की डेफिनेशन क्या है? युद्ध के दौरान आर्थिक और मानवीय रूप से जो भी हानि होती है उसको कॉस्ट ऑफ वार कहा जाता है। यानी कि युद्ध के दौरान जो भी हमारे नागरिक मारे जाते हैं या हमारी संपत्ति नष्ट होती है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो युद्ध की लागत में आती है। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्र की संपूर्ण ताकत की परीक्षा होती है। यानी कि युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे देश में की जो भी ताकत है, चाहे सैनिक ताकत है, चाहे आर्थिक ताकत है, चाहे मानवीय ताकत है, इन सब की परीक्षाएं इसमें होती हैं। इसमें राष्ट्र के सभी स्रोत जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, औद्योगिक, तकनीकी व वैज्ञानिक स्रोतों का उपयोग होता है। यानी कि एक तरह से आप ये मान के चलो कि हमारे देश में शक्ति के जो भी साधन हैं उन सभी साधनों का प्रयोग युद्ध में होता है। युद्ध में प्रयोग हो रहे साधनों के आधार पर ही युद्ध की लागत का वर्गीकरण किया जाता है। मैन पावर, मैन पावर का मतलब है मानवीय शक्ति। ये मानवीय शक्ति क्या होती है? किसी देश में स्थित उसकी जनसंख्या उस देश की मानवीय शक्ति कहलाती है। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि वो मानव शक्ति किस प्रकार की है। जनसंख्या भूगोल के हिसाब से अगर हम देखें तो जनसंख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है संख्यात्मक, एक होती है गुणात्मक। संख्यात्मक जनसंख्या में संख्या को ही गिना जाता है, उसमें लोगों की संख्या देख लेते हैं हम, उसके गुण दोषों का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या है बेतहाशा रूप से बढ़ रही है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को ना हम अच्छे प्रकार से रोजगार दे पा रहे हैं, ना साफ पीने का पानी दे पा रहे हैं, ना ही शिक्षा दे पा रहे हैं, और ना ही अन्न है वो दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या वो संख्यात्मक जनसंख्या है। संख्यात्मक जनसंख्या देश के ऊपर भार की तरह होती है, इसका कोई खास फायदा नहीं होता। दूसरे नंबर पे आते हैं मटेरियल और मनी पावर, दूसरे नंबर पे आती है गुणात्मक संख्या। गुणात्मक संख्या में वो जनसंख्या होती है जो राष्ट्र की सेवा में हर समय तैयार रहती है। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर गुणात्मक जनसंख्या मौजूद है। न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इजराइल है। यहाँ की जनसंख्या कम है, तो इस कम जनसंख्या के कारण वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपनी जनता को अच्छे प्रकार से ट्रेंड कर पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, रोजगार दे पा रहे हैं, उनके जीवन की जो सुरक्षा है वो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यानी जो मानवीय शक्ति जो होती है वो मैंने आपको बता रही दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक, एक संख्यात्मक। देश के लिए गुणात्मक जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद आता है मटेरियल और मनी पावर। मटेरियल और मनी पावर में हमारे देश में जो भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे मानव निर्मित संसाधन है, हमारे देश के पास कितनी सड़कें हैं, पुल हैं, कॉलेज हैं, इसके अलावा हमारे पास हथियार कैसे हैं, सुरंगें हमने कैसी बना रखी हैं, हमारे देश में खेती कैसे होती है, पहाड़ कैसे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें आती हैं ये मटेरियल और मनी पावर में आती हैं। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल हम करते हैं। हमारी रेलवे लाइनें आ जाती हैं, हमारी सड़क मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मनी पावर में आती हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें खेती का योगदान कैसा है, हमारे उद्योग धंधे कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी जो हैं
वैज्ञानिक है वो कितने ज़्यादा महान है, ये सारी चीज़ें मटेरियल पावर में आती हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वार, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ वार। पहले नंबर पे आता है फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ वार, यानी कि आर्थिक युद्ध की लागत। आर्थिक लागत में युद्ध की आर्थिक लागत से अभिप्राय है युद्ध के आरंभ होने से लेकर युद्ध के खत्म होने तक की युद्ध कार्रवाइयों का कुल खर्च। यानी कि युद्ध की आर्थिक जो लागत होती है वो युद्ध के आरंभ होने से लेकर युद्ध के खत्म होने तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी युद्ध की आर्थिक लागत में आती हैं। यह एक बात यह है विशेष रूप से उल्लेखनीय कि युद्ध जो होता है एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब यह है कि युद्ध जो होता है शांति काल में भी चल रहा होता है और जब युद्ध होता है उस समय तो चल ही रहा होता है। शांति काल में जो युद्ध चल रहा होता है उसमें आता है सेनाओं में वृद्धि की जाती है, उनके लिए अच्छे हथियार खरीदे जाते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उनके खाने पीने की रसद की व्यवस्था की जाती है, सेनाओं के लिए नए नए प्रकार के वो बनाए जाते हैं, सड़कें बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं। ये सारी शांति काल का खर्च होता है। और युद्ध काल का जो खर्च होता है उसमें हमारे कितने टैंक बर्बाद होते हैं, हमारे कितने सैनिक शहीद होते हैं, युद्ध का हमारे कितने पुल डैमेज होते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी देश की आर्थिक हानि होती है वो इसमें आती है। शांति काल का समय युद्ध की तैयारी का समय होता है जिसमें सैनिकों की भर्ती, नए हथियारों की खरीद, सेना के लिए विशेष पुलों सड़कों का निर्माण होता है। इसके अलावा उनके रहने खाने पीने का आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस समय भी बहुत खर्च आता है। कोई भी राष्ट्र युद्ध की तैयारी में जितना पैसा लगाता है यदि इसका आधा पैसा भी विकास कार्यों में लगाए तो वो देश जो है वो आर्थिक रूप से बहुत सबल बन सकता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो युद्ध की आर्थिक लागत को गिन पाना लगभग असंभव हो जाता है। युद्ध की जो आर्थिक लागत है उसको हम किसी भी प्रकार से नहीं गिन सकते, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें बताए जाते हैं, कुछ खर्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जो कभी वो नहीं होते, कभी भी बताए नहीं जाते। इसमें जो खुफिया मिशन भारत सरकार दूसरे देशों में आयोजित करती है, जो हमारी रॉ है, आईबी है, वे दूसरे देशों में किस प्रकार वो करती हैं, खुफिया अभियान चलाती है, उसमें जो खर्च होता है वो कभी बताया नहीं जाता। उसके लिए जासूस कैसे भर्ती होते हैं, उनका प्रशिक्षण कैसे होता है, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये भी कभी नहीं बताया जाता। तो एक तरह से अगर हम देखें तो शांति काल और युद्ध काल, इन दोनों समय में जो युद्ध पैसा खर्च होता है उसको गिन पाना लगभग असंभव हो जाता है। यह संभव क्यों होता है? क्योंकि बहुत सा खर्च ऐसा होता है जो अदृश्य ही रह जाता है। इसमें सैनिकों की भर्ती, सैलरी, उनके खुफिया अभियान आदि। आधुनिक युद्ध के यंत्रीकृत हो जाने से भी युद्ध की जो लागत है वो बढ़ चुकी है। यानी कि आज का जो युद्ध होता है वो पूरी तरह से यंत्रों के ऊपर निर्भर है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो रहा है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आ गए हैं, अंतरिक्ष युद्ध चल रहा है, तो बहुत से प्रकार के युद्ध हैं वो आज के समय में चल रहे हैं। और देश को अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो इन सब युद्धों के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। उसके बाद आता है रियल कॉस्ट ऑफ वार, युद्ध की वास्तविक लागत क्या होती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि युद्ध की आर्थिक लागत होती है उसको हम फिर भी गिन सकते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी हानि हुई, हमने सैनिक भर्ती किए हैं वो कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी जा रही है, उनकी वर्दी के ऊपर, खाने पीने के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, उनके लिए हमने हथियार कैसे लिए हैं, युद्ध में हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए, हमारे कितने हथियार हैं नष्ट हो गए, उन सब का खर्चा हम वो कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसका एस्टिमेट बनाया जा सकता है। लेकिन जो युद्ध की वास्तविक लागत होती है उसका कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और वो क्यों नहीं लगाया जा सकता? युद्ध की वास्तविक लागत से अभिप्राय है युद्ध में आर्थिक तत्वों के साथ साथ मानवीय, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हानि को शामिल किया जाना। यानी युद्ध की जो वास्तविक हानि होती है उसमें मानवीय, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक हानि को भी शामिल किया जाता है। युद्ध में मनोवैज्ञानिक तत्व एक प्रमुख भूमिका निभाता है जिसका वास्तविक मूल्यांकन कर पाना कभी भी संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए त्याग, बलिदान, साहस, नैतिकता, चरित्र व कष्ट आदि ऐसे तत्व हैं जिसको किसी भी मापक प्रणाली से हम माप नहीं सकते।
युद्ध के समय हुई आर्थिक हानि सभी को होती है, जिससे नागरिकों की त्याग व बलिदान की भावना की परीक्षा होती है। यानी जब भी आर्थिक हानि होती है उसमें नागरिकों की त्याग व बलिदान की परीक्षा होती है। केवल इतना ही नहीं, युद्ध में शहीद अथवा घायल सैनिकों के परिजनों को जो मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है उसका मूल्यांकन मुद्रा के आधार पर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बात साफ है कि युद्ध में किसी का जब बेटा शहीद हो जाता है या किसी महिला का पति शहीद हो जाता है या किसी बहन का भाई शहीद हो जाता है तो उसको जो हानि होती है वो किसी भी मुआवजे से उसको पूरा नहीं किया जा सकता। आदमी की जान की जो कीमत होती है वो अनमोल होती है। हम कितनी भी रकम द्वारा उसकी जो पूर्ति है वो नहीं कर सकते। जीवन अनमोल होता है और यही वास्तविक हानि भी होती है। एक व्यक्ति परिवार में अनेक रिश्तों और कर्तव्यों को निभाता है, जैसे वह किसी माँ का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पिता होता है। जीवन अनमोल अमूल्य निधि है। संसार की सारी दौलत भी अगर एक तरफ रख दी जाए तो भी वो किसी मृत व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकती। यानी कि अगर हम संसार की सारी दौलत एक तरफ रख दें और किसी मृत आदमी को एक तरफ रख दें तो वो दौलत है वो उस मृत आदमी को जिंदा नहीं कर सकती। ये वास्तविकता है और यही वास्तविक हानि है। युद्ध एक ऐसी महामारी है जिसमें न केवल आर्थिक बल्कि मानवीय विकास, पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। युद्ध में लाखों की संख्या में जो आदमी हैं, लोग हैं, वो मारे जाते हैं। ये तो होती है। इसके अलावा मानवीय विकास होता है। कहीं स्कूल बनने होते हैं, कहीं पुल बनने होते हैं, कहीं पे कॉलेज बनने होते हैं, कहीं पे फैक्ट्रियाँ लगनी होती हैं, कहीं पे कृषि कार्यों के लिए पैसा होता है। ये सारी जो हानि होती है इसका भी मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। इसके अलावा पर्यावरण को बहुत सारी हानि होती है, जैसे कि वियतनाम युद्ध में हुआ था। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम के ऊपर ऐसे ऐसे घातक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया था जिसके कारण वहाँ की जो जंगल थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उनके पहाड़ों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। युद्ध तो वियतनाम और अमेरिका के बीच में हो रहा था, लेकिन जो हानि उठानी पड़ी थी वो वियतनाम के जंगलों को, वहाँ के पशु पक्षियों को, पेड़ों को, सभी को, इसकी नदी नालों को, सभी को इसकी हानि उठानी पड़ी थी। अमेरिका युद्ध करके चला गया, लेकिन आज भी वियतनाम के जो लोग हैं वो इन रासायनिक पदार्थों के दुष्परिणामों को भुगत रहे हैं। ऐसे ही जापान में परमाणु बम गिराया गया था। वहाँ पे जब परमाणु बम गिराया गया था उसके बाद से आज भी जापान के उन इलाकों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जेनेटिकली बीमार हो रहे हैं, बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं। किसी की उंगलियां गायब हैं, किसी का नाक गायब है, किसी की आंखें गायब हैं। तो ये जो हानि होती है ये युद्ध की वास्तविक हानि होती है। इसको हम किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकते और यही जो हानि होती है यही वास्तविक हानि होती है। हमारे लिए ताजमहल आज के समय में सबसे अमूल्य दौलत है देश की। अगर किसी कारणवश युद्ध में अगर वो नष्ट हो जाता है तो हमारी जो हानि होगी पैसों के लिए आज से अगर हम देखें तो वो पूर्ति हो सकती है। मान लो 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का है, वो पूर्ति हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो हमारे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसकी पूर्ति कोई भी पैसा है वो नहीं दे सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि युद्ध की जो वास्तविक हानि होती है उसको हम कभी भी गिन नहीं सकते। ये मानवीय होती है, ये सांस्कृतिक होती है, ये राजनीतिक होती है। उसके बाद आता है हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जो हथियारों के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन कौन से देश कर रहे हैं। पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया में जितना भी युद्ध के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा जो भाग है वो अमेरिका खर्च करता है और इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी कहा जाता है। अमेरिका वास्तविक रूप से इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। कई देशों का अगर राष्ट्रीय बजट भी हम मिला दें तब भी अमेरिका का जो सैनिक खर्च है वो उनसे दुगना ही होगा, तिगुना होगा। दुनिया के जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सारी की सारी अमेरिका के पास है। सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है और इसलिए सैनिक रूप से अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना भी अमेरिका का अमेरिका का स्थान लेने के लिए बड़े पैमाने पे पैसा खर्च कर रहा है। वो भी अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्न बना रहा है, उसके लिए नए हथियार बना रहा है। उसका वास्तविक उद्देश्य है पहला तो रूस को हटाकर उसकी जगह पर अमेरिका का प्रतिद्वंदी बनना है।
दूसरा, उसका अपने पड़ोसी देशों के साथ जो विवाद चल रहा है, भारत के साथ है, जापान के साथ है, फिलीपींस के साथ है, कजाकिस्तान के साथ है, मंगोलिया के साथ है, रूस के साथ है। यहाँ पर वो पैसा खर्च करके अपनी सेना को आधुनिक बनाकर इन सब देशों के जो इलाके हैं उनको भी वो हड़पना चाहता है। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है, वो ज़मीन हड़पना चाहता है दूसरे देशों की और अमेरिका की टक्कर में आना चाहता है। तीसरे नंबर पे आता है रसिया। रसिया वास्तविक रूप से अमेरिका का प्रतिद्वंदी है। अमेरिका जो भी हथियार बना रहा है, रूस उसकी काट तुरंत तैयार कर देता है। भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, शुरू से लेके आज तक उसके साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। रूस ने ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं जो अमेरिका को वास्तविक रूप से टक्कर दे सकते हैं। रूस ने 5वीं पीढ़ी का विमान बना रखा है। रूस ने सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल है उसका निर्माण कर रखा है। तो रूस भी जो पैसा है वो बड़े पैमाने पे खर्च कर रहा है। उसके बाद आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया भी चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाला देश है। इस देश के लिए सैन्य खर्च बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जो संबंध है वो ईरान के साथ लगातार ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब जो है वो अपने आप को अरब देशों का खलीफा मानता है। तो खलीफा वो तभी रह सकता है जब वो सैनिक रूप से ताकतवर हो। इसलिए सऊदी अरब जो है वो लगातार सैनिक खर्च को बढ़ा रहा है। अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार यही लेता है। 5वें नंबर पे आता है भारत। भारत के लिए भी अपना सैनिक खर्च बढ़ाना जरूरी हो गया है क्योंकि हमारे जो संबंध है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ लगातार ख़राब हो रहे हैं। चाइना लगातार आक्रामक तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। कभी वो पर्ल्स ऑफ पॉलिसी के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, कभी वो पाकिस्तान के ग्वादर में निवेश करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, कभी वो हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारत के लिए खतरनाक हैं। 6ठे नंबर पे आता है फ्रांस। फ्रांस दुनिया का एक प्रमुख हथियार निर्यातक देश है। फ्रांस के भी हिंद महासागर में और दूसरी जगहों पर जो रणनीतिक हित हैं वो सदने जरूरी हैं। वो भी दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति इन इलाकों में दर्शाना चाहता है। तो इसलिए फ्रांस भी अपना जो सैनिक बजट है उसको बढ़ा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हथियारों का एक बड़ा निर्माता है। भारत ने अभी हाल ही में इससे राफेल विमान को खरीदा है। इसके अलावा तुर्की के साथ इसके जो संबंध है वो लगातार ख़राब हो रहे हैं। मध्य पश्चिमी एशिया में लगातार जो तनाव बढ़ रहा है उसके लिए फ्रांस जो है वो लगातार अपने सैनिक खर्च को बढ़ा रहा है। लीबिया में, माली में और दूसरे देशों में फ्रांस की जो सेनाएं है वो आतंकवादियों के साथ लड़ रही हैं। इसके अलावा तुर्की जो है वो तो यूनान के साथ वो युद्ध के हालात में है। यूनान की रक्षा करने के लिए भी फ्रांस जो है अपने उसको बढ़ा रहा है, सैनिक बजट को बढ़ा रहा है। 7वें नंबर पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन एक समय पूरी दुनिया पर राज करने वाली शक्ति रहा है। हालांकि आज के समय में उसकी वो पोजीशन नहीं है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले दुनिया की एक बड़ी प्रमुख ताकत माना जाता था। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन जो है आज भी सैनिक खर्च करने के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। ब्रिटेन भी नए हथियारों का निर्माण कर रहा है। ये भी एक प्रमुख हथियार निर्माता देश है। उसके बाद आता है जापान। जापान का जो सैनिक खर्च है वो चाइना को देखकर उसको बढ़ाना पड़ रहा है। चाइना लगातार इसमें दक्षिणी चीन सागर में, इसके अलावा येलो सागर में लगातार जापान के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए जापान को अपना जो सैनिक बजट है वो लगातार बढ़ाना पड़ रहा है चाइना के साथ। इसके अलावा उत्तर कोरिया का जो सैनिक तानाशाह किम जोंग उन, वो भी जापान को गाय बगाए धमकी देता रहता है। तो ये दो देश ऐसे हैं जिनके साथ जापान के जो संबंध है वो लगातार ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए जापान को भी अपना जो सैनिक बजट है वो बढ़ाना पड़ रहा है। 9वें नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी भी दुनिया की एक बड़ी ताकत रह चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। हालांकि ये हार गया था लेकिन आर्थिक रूप से ये फिर भी थोड़े दिनों बाद इसने आर्थिक रूप से अपनी जो स्थिति थी वो मजबूत कर ली थी। कुछ समय तक इसने जो विश्व युद्ध भड़काया था उसके कारण अमेरिका और दूसरे देशों ने इसके ऊपर अपना जो दबाव था वो बना के रखा था। लेकिन 70 के दशक में इसके ऊपर से जो दबाव था वो हटा दिया गया था क्योंकि अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी देश थे उनको ये लगता था कि सोवियत संघ का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो जर्मनी ही है। इसलिए उन्होंने जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाना शुरू कर दिया था। आज के समय में जर्मनी एक बड़ा हथियार निर्माता देश है।
और सैनिक खर्च करने के मामले में टॉप 10 देशों में आता है। उसके बाद आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को भी अपना सैनिक बजट है वो बढ़ाना पड़ रहा है। उसके भी जो संबंध है वो चीन और उत्तर कोरिया के साथ लगातार खराब हो रहे हैं। उत्तर कोरिया उसको लगातार हड़पने की कोशिश करता रहता है, सैनिक कार्रवाई करने की कोशिश करता रहता है। तो इस लिहाज से देखें तो साउथ कोरिया को अपना जो सैनिक बजट है वो बढ़ाना ही पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। हाईएस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाले देश, यानी दुनिया के ऐसे देश जो सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। पहले नंबर पे आता है सऊदी अरबिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिम एशिया में जो अरब वर्ल्ड है इसका मुखिया सऊदी अरब है, और इसकी जो पोजीशन है उसको ईरान जो है वो लगातार चुनौती दे रहा है। तो उससे निपटने के लिए सऊदी अरब को अपना जो रक्षा बजट और जो हथियार हैं वो लगातार मंगवाने पड़ रहे हैं। मुख्यतः सऊदी अरब जो हथियार लेता है वो अमेरिका से लेता है। इसके अलावा वो फ्रांस और दूसरे देशों से भी हथियार लेने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मुख्यतः लगभग 90% जो हथियार मिलते हैं सऊदी अरब को वो अमेरिका से मिलते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी चाइना की बढ़ती ताकत से काफ़ी परेशान हो गया है। उसको भी ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी ही उसने अपनी हथियार नहीं खरीदे, नए नए हथियार नहीं खरीदे, तो चाइना जो है वो उसके क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने जो ताकत है उसको लगातार बढ़ा रहा है बाहर से हथियार खरीद कर। वो भी मुख्यतः अमेरिका के ऊपर भी निर्भर है। तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना रसिया से हथियार खरीदता है। हालांकि वो खुद भी एक बड़ा हथियार निर्माता देश है, लेकिन फिर भी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए वो पूरी तरह से रूस के ऊपर निर्भर है। अमेरिका और चाइना के जो संबंध है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा अब चाइना और भारत के बीच जो संबंध है वो भी तनावपूर्ण है। इसके अलावा चाइना के अपने जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारे देश हैं, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश हैं। इन देशों के साथ चाइना के जो संबंध है वो लगातार खराब से खराब होते जा रहे हैं। तो इसके लिए चाइना जो है वो लगातार अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाना चाहता है और नए नए हथियारों को खरीदता है। नंबर 4 पे आता है भारत। भारत जो मुख्यतः हथियार लेता था या लेता है वो रूस से लेता है। आज भी 60% से ज़्यादा जो हम हथियार लेते हैं वो रूस से लेते हैं। रूस की जो टेक्नोलॉजी है उसकी अभ्यस्त हमारी सेना जो हो चुकी है। उन हथियारों को चलाने में हमारी सेना काफ़ी निपुण है। तो इसलिए हम जो भी नया हथियार लेते हैं तो सबसे पहले हम रूस से ही लेते हैं। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, अमेरिका, इन सारे देशों के साथ भी अब हमने हथियार लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि हमारी जो सेना है वो किसी एक देश की टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर ना रह सके और हमारे वैज्ञानिक जो उनको नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता रहे। तो इसलिए हमने दूसरे देशों के साथ भी हथियार लेना शुरू कर दिया है। नंबर 5 पे आता है इजिप्ट, मिस्र। मिस्र के संबंध भी इजराइल के साथ और अपने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो लगातार तनावपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा लीबिया में भी लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसके कारण इजिप्ट को अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। तो इसलिए इजिप्ट भी नए नए हथियारों खरीद रहा है। इजिप्ट भी मुख्यतः हथियारों के लिए रूस, अमेरिका और फ्रांस के ऊपर निर्भर करता है। अल्जीरिया देश के भी अपना रक्षा बजट है वो बढ़ा रहा है, नए नए हथियार है वो ले रहा है। उसको भी अपनी सुरक्षा की जो चिंता है वो हो रही है, क्योंकि उसके पड़ोस में जो देश है, माली है, चाड है, नाइजर है और दूसरे देश है, इनमें लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा उसके पड़ोस में लीबिया है, मिस्र है, उनके बीच भी जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आज से उसके लिए भी हथियार लेना ज़रूरी हो जाता है। अल्जीरिया मुख्यतः हथियारों के लिए फ्रांस और अमेरिका, इन दो देशों के ऊपर निर्भर करता है। साउथ कोरिया भी अमेरिका से नए हथियार लेने की कोशिश करता रहता है। अमेरिका ने साउथ कोरिया को एक विशेष प्रावधान के तहत अपने संरक्षण में ले रखा है, तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी भी है एक हद तक। तो अमेरिका जो भी नया हथियार बनाता है वो साउथ कोरिया को ज़रूर देता है। इसके अलावा साउथ कोरिया खुद भी एक बड़ा हथियार निर्माता देश है, उसकी कंपनियां खुद भी हथियार बना सकती हैं। नंबर 8 पे आता है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE बोला जाता है इसको। यहाँ पर 7 अमीरात है, जिसमें दुबई समेत 6 और अमीरात है। ये देश भी ईरान की बढ़ती ताकत से काफ़ी परेशान है। ईरान एक शिया देश है और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सुन्नी हैं। तो यहाँ के जो सुन्नी सुल्तान हैं वो ईरान की बढ़ती ताकत से काफ़ी खौफ में रहते हैं।
तो ईरान से निपटने के लिए यूएई भी हथियार खरीदता रहता है। यूएई भी मुख्यतः हथियारों के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 9 पे आता है कतर। आर्थिक रूप से कतर एक बहुत ताकतवर देश है और सैनिक रूप से भी वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। कतर को भी जो मुख्यतः खतरा है वो ईरान और सऊदी अरब दोनों से ही है। दोनों ही देश चाहते हैं कि कतर में उनका प्रभाव है वो लगातार बढ़ता रहे। हाल फिलहाल जो कतर में प्रभाव है ईरान का बढ़ रहा है और सऊदी अरब जो है उसको काटने के लिए कतर में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता रहता है। तो कतर के लिए भी अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करना जरूरी है, पैसा उसके पास बहुत है। तो इसलिए कतर जो है दूसरे देशों से हथियार लेने की कोशिश करता रहता है। मुख्यतः हथियार के लिए वो ईरान, रूस और फ्रांस के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 10 पे आता है पाकिस्तान। आज के समय की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो हो हथियार आयात करने वाले देशों में के टॉप 10 से बाहर निकल चुका है। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद के सिवाय दूसरा कोई काम उसने आज तक नहीं किया है। भारत के साथ उसके लगातार संबंध खराब हो रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध खराब हैं और ईरान के साथ भी उसका तनाव है वो बढ़ रहा है। तो इन सब देशों को देखते हुए पाकिस्तान जो है अपनी सुरक्षा के लिए नए नए हथियार खरीदता रहता है। पहले हथियारों के लिए पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने उसको हथियार देने और दूसरी जो सहायता देनी है वो बंद कर रखी है। तो हाल फिलहाल पाकिस्तान जो है वो हथियारों के लिए चाइना के ऊपर निर्भर करता है। चाइना उसको बड़ी मात्रा में हथियार है वो उपलब्ध करा रहा है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक कॉस्ट ऑफ वार, युद्ध की लागत। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।